hybrid energy system, this is the part of the power plant engineering. So basically what is the concept about the hybrid energy system? This is the concept about the hybrid energy, a combination of different energy sources available and balances the system, which provide the stable output from the sources and minimize the dependence on the seasonal changes. जैसे ही वहां पे आपको हाइब्रिड का मतलब वैसे पता है कि ये दो यदि चीजें आपस में मिल जाती हैं तो कॉम्बिनेशन हो जाता है, और कॉम्बिनेशन से एनर्जी सोर्सेज जो अवेलेबल हो रही है उसके द्वारा हम पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पावर प्रोड्यूसर दैट इज डिपेंडिंग ऑन द टू टाइप्स ऑफ द एनर्जी विच इज द कंबाइंड, सच एज द, ये जो स्केच पेन चला रहे हैं ये हटाइए, इसको डिलीट करिए जो चला रहे हैं, है ना, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा क्या पढ़ाई हो रही है। द नीड फॉर एडिशनल एनर्जी सोर्सेज in early renewable energy application due to the intermittent solar and wind or combining solar and wind with the desalinator generator has been explored since the 80s in the last century. तो बेसिकली जो मेन फंडामेंटल है अबाउट द सोलर एनर्जी एंड द विंड एनर्जी, जिसका कि हम प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर पा रहे थे, यदि साथ में कंबाइंड तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके लिए हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम बन जाएगा। ये एक डायग्राम पिक्चर देख रहे हैं जो आप कहीं एक पुराने न्यूज़पेपर में आई थी, इसको डिलीट करिए। किसने किया है ये पेंसिल वाला मार्क? ये पेंसिल वाला मार्क हटाइए, किसने किया है? सौरभ आपने किया है? सार्थक, निखिल? नो सर मैंने नहीं किया। जिसने भी किया उसको डिलीट कर दो, क्योंकि ये साफ नहीं आएगी। पॉकेट में रख लिया बस मोबाइल, इसलिए हो गया होगा। तो मैं सभी से बोल रहा हूँ जिसने भी किया। शैलेंद्र तुम देख लो, संदीप आप देख लो। शैलेंद्र नहीं सर मैं नहीं कर रहा हूँ, नहीं सर हम नहीं किए हैं। फोन अपने हाथ में लेके बैठा हूँ। एक बार चेक कर लीजिए, किसी के गलती से तो नहीं हो गया है, हो सकता है गलती से भी हो गया हो, क्योंकि ये दिख रहा होगा आपको ना स्क्रीन पे। ओके सर, ओके सर। रेड मार्क आ रहा है, आपको भी दिख रहा होगा रेड मार्क आ रहा है। हाँ उसको करिए, उसको सही करिए। किसके उससे हुआ है? करिए उसको, डिलीट कर दीजिए, डिलीट हो जाएगा। डिलीट करो यार, सार्थक तुम देख लो यार एक बार। हाँ हो गया, नहीं हो रहा है। हो गया चलिए। अब हो गया। ये न्यूज़पेपर में आप जो देख रहे हैं कटिंग है, तो सोलर और विंड का कंबाइंड एप्लीकेशन चल रहा है। एक तरफ आप सोलर पैनल को देख रहे हैं और ये विंड की टरबाइन की प्लेट्स लगी हुई हैं, विंड का आपका पैनल पूरा लगा हुआ है। तो इनके कॉम्बिनेशन से हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम को डेवलप किया जाता है। तो हाइब्रिड सिस्टम जो रहता है बेसिकली सोलर पैनल, विंड जनरेटर, बैकअप, स्टोरेज, इन सब चीजों से मिलके बना रहता है। तो एनर्जी जो मैनेजमेंट है वो दूसरा यदि हम यूज करते हैं तो वो डीजल भी हो सकता है। तो यहाँ पे हाइड्रो पावर सिस्टम जो इस्तेमाल किया जा रहा है, आप ये देख रहे हैं सन की एनर्जी पीवी मॉड्यूल के द्वारा आ रही है और एक विंड की टरबाइन लगी हुई है। इन दोनों की कॉम्बिनेशंस को हम लोग रेगुलेशन एंड कन्वर्जन कर रहे हैं बैटरी बैंक में। बैटरी बैंक से एनर्जी जो है वो आपकी जनरेटर साइड्स पे जा रही है या एसी या डीसी जो लोड सिस्टम है उस पे जा रही है जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है। तो या तो एसी जनरेटर इधर साइड पे चली जाएगी जहाँ पे स्टोर हो जाएगी एनर्जी, या यहाँ पे डायरेक्टली लोड जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ पे कनेक्ट करके एसी या डीसी के द्वारा हम सप्लाई कर देंगे। तो दिस इज द मेन फंडामेंटल अबाउट द हाइब्रिड सिस्टम। व्हाई हाइब्रिड? विंड एंड सोलर आर द रिलायंट ओपन द स्पेसिफिक वेदर कंडीशंस। आपको पता है सोलर और विंड की जो एनर्जी है ये वेदर कंडीशन के हिसाब से बहुत चलती है। मोर स्टेबिलिटी विल बी रिक्वायर्ड टू इंश्योर स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। तो स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, यदि स्टेबिलिटी नहीं रहेगी तो इलेक्ट्रिसिटी भी हम सप्लाई स्टेबल फॉर्म में नहीं कर पाएंगे। एनर्जी मैनेजमेंट इज द सिल्वर बुलेट फॉर द इंक्रीज रिलायंस ओपन द रिन्यूएबल एनर्जी। एनर्जी जो मैनेजमेंट है दिस इज द इंक्रीज फॉर्म ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी का वो रहती है कि रिन्यूएबल एनर्जी को यदि हम इंक्रीज कर लें किसी भी मैनर में तो एनर्जी मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से हो जाएगा जहाँ पे की रिक्वायरमेंट है। तो दिस इज द ग्राफ जहाँ पे कि आप देख रहे हैं आवरली बेसिस पे एनर्जी जो है किलोवाट के में रूप में जनरेट हो रही है। तो दिस इज द कॉमन पीवी आउटपुट किलोवाट, डब्ल्यूटी आउटपुट किलोवाट जो आप देख रहे हैं। तो फोटोवोल्टिक के द्वारा, विंड टरबाइन के द्वारा ये आपको दिखाया जा रहा है। तो जो आप रेड मार्क देख रहे हैं ये विंड टरबाइन के द्वारा है और पीवी के द्वारा जो है आपका आउटपुट है। सोलर प्लस विंड आउटपुट ये किलोवाट में आप जो देख रहे हैं, सोलर प्लस विंड पावर आउटपुट जो है किलोवाट में, डीसी लोड जो है वो किलोवाट में है। तो ये डीसी लोड चल रहा है किलोवाट में जो आप देख रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द टाइम कंडीशन
1 बजे, 3 बजे, 5 बजे, 7 बजे, 9 बजे, 11 बजे, 13 बजे, तो ये रात से स्टार्ट हो जाता है। तो विंड का जो फ्लो होता है ज्यादातर आपको रात में मिलता है। फिर आपका जो सनराइज होता है तो वहां से सन की एनर्जी मिलनी चालू हो जाती है। तो इस तरीके से फ्लक्चुएशन जो एनर्जी का वो बना रहता है। तो इसके हिसाब से जो किलोवाट की एनर्जी जनरेट हो रही है, तो आप यहाँ पे ग्राफ में उसी के हिसाब से देख रहे हैं। तो विंड टरबाइन का जो आउटपुट है आपको जो मैक्सिमम मिल रहा है वो इधर साइड पे मिल रहा है। मतलब आपका टाइमिंग है यहाँ पे 11 से 12 बजे के आसपास, और जो आउटपुट मिल रही है आपको यहाँ पे 1.5 से 2 किलोवाट के आसपास मिल रही है। सिमिलरली यदि आप फोटोवोल्टिक पावर आउटपुट यदि देखेंगे तो सबसे ज्यादा पावर जो आउटपुट मिल रही है वो यहाँ पे दोपहर में 1 बजे के आसपास मिल रही है। और टाइमिंग जो किलोवाट पावर आवर किलोवाट की पावर मिल रही है आपको 2.5 से 3 किलोवाट के बीच के आसपास की मिल रही है। एंड कॉम्बिनेशन सोलर प्लस विंड की यदि बात करें तो टाइम आपका लगभग 12:30 बजे के आसपास का रहेगा। और जो पावर आउटपुट है विंड और यदि सोलर को मिला दिया जाएगा तो करीबन 4 से 4.5 किलोवाट के आसपास पावर मिलेगी। तो ये जो लोड है आपका सोलर और विंड के कारण है। और यदि हम डीसी लोड के कारण देखें कि एनर्जी कितनी जनरेट हो रही है, कि डीसी लोड में यदि इलेक्ट्रिसिटी स्टोर हो रही है तो उसके द्वारा कितनी एनर्जी जनरेट हो रही है, ये आपकी मैक्सिमम जो जा रही है वो 2 किलोवाट की जा रही है। जो आप देख रहे हैं 2 किलोवाट की एनर्जी है जो कि यहाँ सप्लाई हो रही है। और ये डेका हेक्टो किलोवाट जो है ये विंड टरबाइन के की किस तरीके से एनर्जी जनरेट हो रही है उसके हिसाब से। तो मिनी वाट, माइक्रोवाट और किलोवाट। तो मिनी जो रहता है छोटा रहता है 10⁻³ आप मान सकते हैं। न्यू जो रहता है 10⁻⁶ होता है। पिलो जो है 10⁻⁹ होता है। वाट, फिर डेकावाट, हेक्टावाट, किलोवाट और फिर मेगावाट। मेगावाट 10⁻⁶ होता है। तो ये कुछ फोटोग्राफ्स है जहाँ पे कि विंड और सोलर का कंबाइंड एप्लीकेशंस यूज किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि किस तरीके से हम हाइब्रिड एनर्जी को सिस्टम को अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका सिस्टम है सोलर पैनल में जिसमें कि चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है, साथ में बैटरी बैकअप है, इन्वर्टर है। इन्वर्टर से यूज हो रही है पावर, इन्वर्टर से पावर इस्तेमाल हो रही है, यूजर उसको इस्तेमाल कर रहा है। अब प्रोडक्शन की बात करेंगे तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में देखेंगे तो हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम जो है रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम है, बैटरी लगी हुई है, बैकअप जेन सिस्ट है और उसके बाद आपका लोड्स यहाँ पे लगा हुआ है। तो कंजम्पशन जो हो रहा है लोड के हिसाब से यहाँ पे हो रहा है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। जितनी रिक्वायरमेंट रहेगी उसके हिसाब से लोड कंज्यूम होगा यहाँ पे। और यहाँ पे पावर जो है डेवलप की जा रही है हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम के द्वारा। तो प्रिंसिपल क्या कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंपोनेंट जो आपका डीसी बस टाइप का बना हुआ देख रहे हैं आप, एसी जनरेटर टू एसी और डीसी कन्वर्टर है, चार्ज कंट्रोलर है और सप्लाई टू डीसी लोड है। तो उसके कारण से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो आपकी यहाँ पे दिखाई गई है कि विंड के द्वारा एनर्जी जनरेट हो रही है वो अलग है, फोटोवोल्टिक के द्वारा एनर्जी जनरेट हो रही है वो अलग है। तो इनका सबका कुल मिला के चार्ज कंट्रोलर जो चल रहा है फोटोवोल्टिक सेल के द्वारा, ये इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। और हाइड्रो के द्वारा कितनी एनर्जी जनरेट हो रही है ये भी हम देख सकते हैं, हाइड्रो को भी कंबाइन कर सकते हैं। तो हाइब्रिड सिस्टम जो है स्ट्रांग हो जाएगा यदि हमने हाइड्रो को भी कंबाइन कर दिया। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कपल्ड टू द एसी और डीसी बस लाइन, ये दूसरा एग्जांपल है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एसी लोड को हम घर पे भी ले सकते हैं यदि ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, और जो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उसको डीसी लोड में ले आके हम जनरेट करके यूज कर सकते हैं। बाकी सिस्टम वही रहेगा, फोटोवोल्टिक है, विंड है, हाइड्रो है या जनसेट है। तो जिसके द्वारा भी एनर्जी जनरेट हो रही है मिनिमम दो आपके रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज रहने चाहिए, जैसे कि आपका फोटोवोल्टिक हो गया, विंड हो गया या हाइड्रो हो गया। उसके हिसाब से आपका हम यहाँ पे देख सकते हैं। सिग्निफिकेंस एस्पेक्ट क्या है, दैट इज द फिजिबिलिटी स्टडी बेस्ड ऑन द गैदरिंग फील्ड डेटा, ये मेन सिग्निफिकेंस है। लोकेशन, रिसोर्स एवोल्यूशंस एंड लोड एनालिसिस, ये दूसरा सिग्निफिकेंस एस्पेक्ट है। टेक्निकल, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल एंड द सोशो कल्चरल कंसिडरेशन तीसरा एस्पेक्ट है। चौथा क्वालिटी, यील्ड, रेगुलर मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट है, ये चौथा एस्पेक्ट हो जाएगा आपका। तो सोलर और जो विंड की पावर है ये फ्लक्चुएट होती है, इनकी इंटेंसिटी फिक्स नहीं रहती है ड्यू टू द वेदर एंड सीजनल चेंजेस। इनका जो एनर्जी फ्लक्चुएशन रेट है प्रोडक्शन का, ये फ्लक्चुएट होता रहता है, ये चेंज होता रहता है। तो दैट्स वाई कि इनका बैकअप अपने को नीड रहेगा कि हमें इनका बैकअप रखना बहुत जरूरी है। यदि बैकअप नहीं रखेंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है। मेन चैलेंजेस क्या है, कंडीशन मॉनिटरिंग है मेन चैलेंजेस में, जो रूरल स्पेस प्लेसेस में आप देखते हैं जहाँ की बहुत ज़्यादा बिजली जाती रहती है।
दूसरा क्वालिफाइड सर्विसिंग पर्सनल की रिक्वायरमेंट है, इनको ऑपरेट करने के लिए एक स्किल्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट है, नॉर्मल आदमी थोड़ी उसके लिए दिक्कत हो सकती है। की टू द रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी इज द मेजर पॉइंट। अब बैलेंसिंग और एनर्जी मैनेजमेंट की यदि बात करेंगे तो ये पीक सेविंग वाली चीज कहलाती है कि यदि आपका बहुत ज्यादा पीक चल रहा सीजन की, आपकी विंड भी फ्लो हो रही है और आपका सनराइज भी है उस टाइम पे, तो आप सेविंग भी कर सकते हैं। अवॉइडिंग द इन्वेस्टमेंट इन ए स्ट्रॉन्गर ग्रिड, बहुत बड़े ग्रिड के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए अवॉइड हम किया सकते हैं। और स्विच टू द 100% रिन्यूएबल एंड नो डीजल बैकअप, डीजल बैकअप की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी यदि एनर्जी अच्छे अमाउंट में जनरेट हो जाएगी। इन सिचुएशन वेयर द डीजल इज एक्सपेंसिव, जहाँ पे बात करते हैं कि डीजल आजकल आप देख ही रहे हैं डीजल की प्राइसेस काफी बढ़ती आ रही हैं, तो जब डीजल और पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती आ रही है तो उस केस में हमारे पास दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। पावर क्वालिटी की यदि बात करेंगे तो स्विचिंग डिवाइस प्रोड्यूस द this is the grid and the power outage, shorter life of the electronic components and the behavior of the electronic devices. So this is the main fundamental about the main challenges। कॉस्ट इफेक्टिवनेस की यदि बात करेंगे तो कॉस्ट जो है डिक्रीज होती है यदि इंस्टॉलिंग करेंगे हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम को। ऑनरशिप की यदि बात करेंगे तो नो पार्टिसिपेशन, यदि पार्टिसिपेशन रहेगा तो प्रोजेक्ट डेवलपर के पास जाएगी, प्रोजेक्ट डेवलपर को जाएगी तो लोकल फंड क्रिएट करेगा, और लोकल फंड क्रिएट करेगा तो डायरेक्टली लोकल फंड जो है उसको पास करेगा। फिर इस तरीके से इसकी ट्री जो है आगे बढ़ेगी तो इंडिविजुअल बेस की तरफ बढ़ेंगे, इंडिविजुअल बेस से बॉन्ड्स सर्टिफिकेट की तरफ जाएंगे, और उसके बाद ये जब सारी चीजें अप्रूवल हो जाएगी तो यहाँ पे शेयर्ड ऑनरशिप रहेगी विद द प्रोजेक्ट डेवलपर, और फिर प्रॉफिट शेयरिंग रहेगी शेयर उसी के साथ ऑनरशिप के साथ में। फिर ऑन्ड जो आपका खुद का लैंड है उसकी लोकली ऑन्ड जो रहेगा आप खुद का डेवलप कर सकते हैं वहाँ पे। और उसके बाद यदि ऑनरशिप थर्ड पार्टी से आपका ये लग रहा है कि प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन नहीं है या थर्ड पार्टी से आपका रिस्पांस नहीं मिल रहा प्रॉपर तरीके से, तो आप फुली ऑन्ड भी बन सकते हैं, एज अ खुद बिजनेसमैन की तरह यूज कर सकते हैं उसको, लीवरेज की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और सर्टिफिकेट वगैरह जो आपको लग रहा है जनरेट कर सकते हैं। तो दिस इज द मेन ट्री डायग्राम ऑफ द ओनरशिप। थैंक यू। टुडे इज the discussed about the hybrid energy system. This is the part of the renewable energy system. Tomorrow I will discuss the another type of the renewable energy system. Okay, anyone जो बाद में ज्वाइन किया हो अटेंडेंस बता दीजिए। कोई बाद में ज्वाइन किया है अटेंडेंस बता दीजिए सर। विशाल आया है।